Hello and welcome. I'm Aditi Gupta and I will be teaching you political science. I have completed my MA in political science and today is our first class. और जैसा कि हर फर्स्ट क्लास में होता है, we will start with syllabus discussion of PGT. ठीक है। और सिलेबस जो है वो पता होना बहुत जरूरी होता है बिकॉज देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज अवेलेबल आउट देयर। ठीक है। तो ये जानना जरूरी होता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है या हमारे लिए क्या पढ़ना है या हमारी जो स्टडी है उसका फोकस क्या है। ठीक है। तो इसके लिए आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस को जब हम डिस्कस करेंगे तो दो पेपर्स में हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। एक है पेपर वन और एक है पेपर टू। सो पेपर वन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। सो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला थिंकर हमारे दिए हुए हैं वो कौटिल्य है। अब कौटिल्य जो है उनकी इंपॉर्टेंस इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ज्यादा है बिकॉज ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम किया। जैसे जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई चंद्रगुप्त मौर्य को एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता था तो वो कौटिल्य था। कौटिल्य ने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और उसी के बेसिस पे मूल्य चंद्रगुप्त जो हैं वो रूल करते थे। एंड उस और कौटिल्य की ही जो अच्छी सोच थी उसी को अपना के चंद्रगुप्त मौर्य ने उतने टाइम पर इतना अच्छा एम्पायर खड़ा किया था जब कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम हुआ करते थे। तो जो कौटिल्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर सेकंड जो है हमारे वो प्लेटो और एरिस्टोटल आ जाते हैं। तो प्लेटो और एरिस्टोटल जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग की जब बात करते हैं तो उसमें एंशियंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग की जो स्टार्ट ही हुई थी वो सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है, यहाँ से हुई थी। तो फिर प्लेटो का क्या वो प्लेटो ने जो इम्पोर्टेंट बात की है वो है फिलोसोफर किंग की। ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे प्लेटो प्लेटो के बारे में तो फिलोसोफर किंग के बारे में उन्होंने क्या बात करी है वो पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमारे मार्क्स आ जाते हैं। तो मार्क्स की जब हम बात करें तो मार्क्स ने में थ्योरी दी है कि एक जो है वो कैपिटलिज्म है। ठीक है। और एक है सोशलिज्म। और मार्क्स जो है वो कैपिटलिज्म को बुरा मानते हैं, सोशलिज्म को अच्छा मानते हैं। उनका मानना है कि एक एम्प्लॉय पार्टी है सोसाइटी में और दूसरे एम्प्लॉयर। ठीक है। ये दो ही पार्टी हैं। और उनको रिलीजन को नहीं मतलब उन्होंने कहा है कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बाकी किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं। ये दो, एक एम्प्लॉय है एक एम्प्लॉयर है, और पूरी लाइफ जो है वो जो पूरी पॉलिटी है वो उस पर डिपेंड करती है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई मार्क्स की। फिर हमारे आ जाते हैं श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो जो है वो उनका वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। बट बहुत ज्यादा दिन तक पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा लगाव नहीं रहा, रुचि नहीं रही। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही टुक रिटायरमेंट। ठीक है। तो वो एक पॉलिटिकल लीडर भी थे और उनका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी बहुत ज्यादा लीन ऑन करते थे वो। तो बहुत ज्यादा टाइम ये इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना एक्टिव नहीं रहे। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले गए। ठीक है। तो इनके जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं श्री अरबिंदो के, एक आ जाता है नेशनलिज्म जिसपे ये बहुत ज्यादा अ, ये दो एक नेशनलिज्म और दूसरा स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है। तो इन दो चीजों को वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे और उनकी जो भी फिलोसफी है वो इन्हीं दो दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी। तो गांधी जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर ड्यूरिंग द लेटर फ्रीडम स्ट्रगल टाइम। ठीक है। तो जब वो आए थे उसके बाद से वो सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर की तरह उभरे बीच में। ही वॉज वन ऑफ द मेन रीजन की जो आम जनता थी वो पॉलिटिक्स से रेजोनेट कर पाई। ठीक है। कि एकदम से लोगों को ये नहीं लगता था कि मेरे को क्या मतलब है, मेरा मेरा तो रोटी पानी से मतलब है। ठीक है। मुझे खाने से मतलब है, पीने से मतलब है। आई डोंट बिलोंग विद पॉलिटिक्स, आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है। सो ही ब्रॉट पॉलिटिक्स टू द वी कैन से नॉर्मल पीपल ऑफ द सोसाइटी, सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। सो वो हमारे एम के गांधी हो जाते हैं। फिर इनकी दूसरी वजह से हमें बहुत जरूरी हो जाती है पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि इनकी जो थॉट्स हैं उनका बहुत चंक एरिया
चंकी एरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया है, ठीक है। गांधी जी की थॉट्स को बहुत ज्यादा माइंड में रखे हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने की कोशिश की गई है। फिर एम एन रॉय आ जाते हैं, ये इंडियन मार्क्सिस्ट थे, ठीक है। तो ये भी उतने टाइम के बहुत बड़े बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, वो मतलब सॉरी बहुत अच्छे पॉलिटिकल थिंकर थे। तो फिर हमारे एम एन रॉय आ जाते हैं। तो ये एक जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में 8 ही दिए हुए हैं, सो इट वोंट बी वेरी टफ। सो उसके बाद जो है, उसके बाद हमारी यूनिट 2 आ जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एकदम से पॉलिटिकल थॉट में घुस जाना मुझे सही नहीं लगता है। तो व्हाट विल स्टार्ट विद इज कि मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। स्कोप क्या होता है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। कैसे जो पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल फिलोसफी से या पॉलिटिकल थ्योरी से अलग है, ठीक है। फिर जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी अदर सोशल साइंसेस से क्या रिलेशंस है, हिस्ट्री से कैसे रिलेशंस है, मतलब हिस्ट्री से उसका क्या रिलेशन है, फिलोसफी से उसका क्या रिलेशन है। तो ये हम जो है वो पॉलिटिकल साइंस तो हम पहले यूनिट सेकंड में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है वो लेक्चर्स की स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो दो अप्रोचेज हैं वो मेन पॉलिटिकल साइंस की, एक तो हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी हो गई मॉडर्न अप्रोच। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें एथिक्स और मोरल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, कि व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। तो एथिक्स और मोरल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो देखिए जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो चार एस्पेक्ट्स आ जाते हैं उसके। एक तो आ जाते हैं फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और लीगल अप्रोच, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में हमारे तीन आ जाती हैं, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल एंड मार्क्सिज्म। तो ये मॉडर्न की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली साइंस आ जाती है, ठीक है। तो साइंस आ जाती है जब हम मॉडर्न की बात करते हैं, मोर साइंटिफिक तरीके से हम ज्यादा लीन ऑन करते हैं मॉडर्न में। और मॉडर्न जब हम पढ़ेंगे तो व्हाट ऑट टू में था ट्रेडिशनल में, और मॉडर्न में हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज, ठीक है क्या आखिर में, फैक्ट्स क्या है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो मॉडर्न में हमारे कौन कौन से हो गए, बिहेवियरल हो गए, मार्क्सिज्म हो गया। तो ये जो है वो हमारी मॉडर्न अप्रोचेस हो गई। फिर उसके बाद जब हम ये फिनिश कर लेंगे उसके बाद हमारा आएगा की कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड पॉलिटिकल सिस्टम। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को पढ़ने के बाद फिर हम पॉलिटिकल सिस्टम पे आए गए। पॉलिटिकल सिस्टम में हमें दो सिस्टम पढ़ने हैं। वन वाज गिवन बाय डेविड ईस्टन एंड सेकंड वाज गिवन बाय जी आर्मन। तो डेविड ईस्टन का जो सिस्टम था वो पढ़ना है, जी आर्मन का, गैब्रियल आर्मन का जो सिस्टम था वो पढ़ना है। डेविड ईस्टन का सिस्टम क्या कहता था, दैट इनपुट होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में जाते हैं, आउटपुट आता है, बैक फीडबैक आता है, वो फिर इनपुट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डेविड ईस्टन का सिस्टम हो गया। गैब्रियल आर्मन ने जो हमें सिस्टम दिया था उसमें किसकी बात करिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टम की बात की है, ठीक है। सो गैब्रियल आर्मन में हम वो पढ़ेंगे। फिर आ जाती है हमारी थ्योरीज ऑफ स्टेट, ठीक है, कि स्टेट की फॉर्मेशन जो थी वो हुई कैसे थी, ठीक है। स्टेट को मतलब वी वर एप्स, ठीक है, देन वी प्रोग्रेस, ठीक है, फिर हम अंडर गैदरर्स बने। कैसे एक सोसाइटी फॉर्म हुई, कैसे वी डिसाइडेड कि एक किंग होगा या एक पॉलिटिकल पार्टी होगी या एक लीडरशिप होगी, उसे हम कंट्रोल देंगे अपना, हम उसको अपना फ्रीडम जो है, अपनी लिबर्टीज जो है वो उसके लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जो आ जाता है वो हमारा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट में आ जाता है। जब हम थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें हिस्टोरिकल थ्योरी पढ़नी है, फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़नी है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़नी है, एंड फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़नी है। तो ये चार थ्योरीज जो हैं वो हमारी ओरिजिन ऑफ स्टेट में आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे की कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स में क्या आएगा, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, लॉ एंड जस्टिस। तो ये चार जो पांच जो चीजें हैं वो हमारे की कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब जो राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, लॉ और ये जो चीजें हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता जाता है, कंटेंट चेंज होता जाता है, ठीक है। राइट, वी कैन से किंग्स जब होते थे तो कुछ और मायने रखते थे, और अब जब डेमोक्रेटिक पार्टीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं तो कुछ और मायने रखते हैं, ठीक है। एक टोटलिटेरियन सोसाइटी होगी वहां पे राइट्स के अलग मायने होंगे, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी वहां पे राइट्स के अलग मायने होंगे। एक जो किंग को ज्यादा सपोर्ट करती है सोसाइटी वहां पे इक्वालिटी अलग होगी, हमारी तरफ जो मतलब डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं वहां पे इक्वालिटी का मतलब अलग होगा। तो इसीलिए की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के हमें पढ़ना है कि कौन से थिंकर का
इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या कहना था। एंड उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसमें क्या आता है कि सोसाइटी हमें बहुत हमारी जो थॉट्स है उन्हें बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। तो कैसे हम जो सोशलाइजेशन करते हैं उससे हमारी पॉलिटिकल एंड कल्चरल थॉट डेवलप होती है। फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि कोई थॉट मैंने डेवलप कर ली है वो चेंज नहीं हो सकती, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो वो चेंज भी होती है, ठीक है। सो व्हाट आर दीज फैक्टर्स, ये क्या होता है, ये हम कल्चरल एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में पढ़ेंगे। फिर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी आ जाता है, तो थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। फिर थर्ड वर्ल्ड वेरिएंट में क्या होता है कि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, थर्ड वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, ठीक है। जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनकी नीड्स अलग होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो थर्ड वर्ल्ड वेरिएंट आ जाता है डेमोक्रेसी का। उसके बाद हमारा जो है यूनिट थर्ड फिनिश हो जाएगी, फिर हम यूनिट सेकंड का कंप्लीट करने के बाद यूनिट फर्स्ट पे आ जाएंगे। एंड देन वी फिनिश पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद जो है हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे, जो है हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आएंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना था, नेचर, मीनिंग एंड स्कोप। तो इसमें भी हम सबसे पहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट के नेचर पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे एंड स्कोप पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ स्टडी आ जाएगा। दो मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद टाइपोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा, एक पार्लियामेंट्री हो गई, प्रेसिडेंशियल हो गई, फेडरल हो गई, यूनिटरी हो गई। पार्लियामेंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर होती है उसकी पावर ज्यादा होती है, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा होती है, फेडरल में जो होता है वो स्टेट और सेंटर में इक्वल, लगभग इक्वल पावर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिटरी में जो सेंटर होता है उसको ज्यादा पावर दी गई होती है। तो ये जो है वो हमारा टाइपोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट में आ जाएगा, ठीक है। कैसे कौन सी जो ये पॉलिटी है वो वर्क करती है, तो ये हमारा टाइपोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट में आ जाएगा। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, इनके अंदर क्या आता है और कौन सी पॉलिटी के लिए कौन सा मेथड सही है। तो ये हमारा मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आ गया। फिर इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है ये देखेंगे। फिर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो कैसे हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उन्हें इंश्योर कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। उसके बाद हमारा यहाँ पे पेपर 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद पेपर 2। जब हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट आएगी वो आएगी यूनिट 1, इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स। तो जब हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1858, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्यों आ जाता है, ये पहले समझना हमारा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1857 में एक बहुत बड़ी चीज हुई थी इंडियन हिस्ट्री में, वो था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो ये हुआ था मंगल, अगर आपको पता हो तो मंगल पांडे, झांसी की रानी, जिस वॉर में ये सब थे, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये हुआ था। ये हुआ था 1857 में। उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसने इंडिया को अपने अंडर ले लिया था। जो इंडिया था वो ब्रिटिश का, मतलब जो इंडिया था वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया था, कि पहले तो कंपनी कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो है वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स थे इनसे, सॉरी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स थे इनसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और फिर जो जरूरी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने ये छोड़ नहीं दिया कि वी हेट ब्रिटिशर्स, दे रूल्ड ओवर अस फॉर टू द मोर देन 2200 ईयर्स, सो वी वोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। उन्होंने देखा कि दिस इज गुड, ये इन्होंने जो हमें लॉ दिया है या जो एक्ट दिया है या जो भी है उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दिए हैं वो अच्छे हैं, एंड दे इनकलकेटेड देम इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हो जाएगा, जैसे कि 1919 का जो एक्ट था उससे बहुत चीजें ली गई। 1935 का जो एक्ट था उससे तो कहते हैं बहुत सारी चीजें ली गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ जाएगा। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ जाएगा कि कैसे, व्हाट वर द थॉट्स ऑफ द थिंकर्स ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने क्या दिमाग में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था। उसके बाद हमारा आ जाएगा अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि दैट इज वेरी गुड फीचर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो 1858 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया एंड देन दे डाइड,
ठीक है, कुछ सालों बाद दे डाइड। बट द चीजें तो होती रहेंगी ना, द थिंग्स विल गो ऑन, ठीक है। अब उनके टाइम पे एआई नहीं थी, ठीक है, उनके टाइम पे वी कैन से प्लास्टिक वेस्ट का कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं था, तो उन्होंने इन चीजों के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें क्या जरूरी है कि यहाँ पे हम करेंगे अमेंडमेंट्स। ठीक है, अमेंडमेंट्स क्या करती हैं कि विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं उसे, जो अमेंडमेंट्स क्या करती है कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी में चेंजेस आते हैं उनको इनकलकेट करके नए नए लॉज बनाना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ताकि वो हम अडॉप्ट कर सके उनको, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया की, पॉलिटिक्स कैसी है इंडिया की, ठीक है, व्हाट इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया हैज। फिर नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम आ जाती है कि नेशन बिल्डिंग कैसे करी, ठीक है, फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट आ जाता है, जब प्लान डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो क्योंकि इंडिया जो था वो बहुत ज्यादा प्रभावित था यूएसएसआर से, तो जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो हम यूएसएसआर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो वो भी 5 इयर्स प्लान फॉलो करते थे और हमने भी उनसे वो चीज अडॉप्ट करी और हमने 5 इयर्स प्लान फॉलो किए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत हद तक उन्हें फॉलो भी करते रहे। आफ्टर नीति आयोग, अभी जब नीति आयोग आया उसके बाद हम लोगों ने उसको फॉलो करना कम कर दिया, ठीक है। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। जब कहते हैं कि जब प्लानिंग कमीशन थी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती थी फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी मिनिस्ट्री को फंड देने में प्लानिंग कमीशन का बहुत ज्यादा हाथ होता था। तो मोस्टली कहा जाता था कि मिनिस्टर्स वहीं बैठे रहते थे जब बजट की बारी आती थी, कि ताकि उनको मोर एलोकेशन हो सके उनकी नीड्स का, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का इतना बड़ा रोल था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस प्लानिंग कमीशन और इन सब के प्लान डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या क्या है इंडिया में, ये आ जाता है, प्रियम्बल आ जाता है, ठीक है। एक प्रियम्बल जो है वो डिसाइड करता है, वो शो शोकेस करता है कि हमारी पॉलिटी कैसी है, ठीक है। वी आर अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये चीजें जो हो गई ये सब आ गई, ठीक है, वेलफेयर हो गया, ठीक है, राइट्स लिबर्टी इक्वालिटी हो गया, तो ये सब जो है ये हमारे प्रियम्बल ने हमें दिया हुआ है। तो प्रियम्बल एक डायरेक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का किस दिशा में ले जाना है, ये प्रियम्बल बताता है, ठीक है। तो हम प्रियम्बल डिस्कस करेंगे, ये बाइंडिंग है कि नहीं है, ये सब हमारा प्रियम्बल में आ जाएगा। फिर मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दिया, अब उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। जब जाहिर सी बात है, इफ यू हैव सम राइट्स यू विल आल्सो हैव ड्यूटीज, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए, हमारी हमें इक्वालिटी देने के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो अगर हमारे राइट्स हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए, हमारी कंट्री की तरफ कुछ ड्यूटीज हैं, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट की तरफ हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, ब्रदरहुड की तरफ कुछ है। तो एज अ सिटीजन हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती है हमारी कंट्री की तरफ, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाता है, ठीक है। और इनमें से क्या बाइंडिंग है क्या नहीं बाइंडिंग है, किसका क्या कंटेंट है ये पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है डीपीएसपी। अब डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी इज अ काइंड ऑफ मेमो गिवन टू द गवर्नमेंट कि दीज आर आर गोल्स, ठीक है, वी हैव टू अचीव देम। ये बाइंडिंग नहीं है पर वी आर ट्राइंग टू रीच कर, ठीक है। तो ये हमारा डीपीएसपी में आ जाता है, तो डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड हाउ देयर कंटेंट इज चेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्या आ जाता है, फेडरलिज्म आ जाता है। इंडिया व्हाट काइंड ऑफ फेडरलिज्म इंडिया फॉलो करता है, हम लोग कौन सी फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। एंड देन सेंटर स्टेट रिलेशन आ जाता है, सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन है, डिविजन ऑफ पावर है वो इक्वल है कि नहीं है, तो ये आ जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन में। देन आ जाते हैं हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स की, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिसेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है। फिर हमारे आ जाते हैं लेजिस्लेचर का क्या रोल होता है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है, जुडिशरी का क्या रोल होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी में या फिर किसी भी पॉलिटी में। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन एंड कोलिएशन आ जाता है, ठीक है। सो पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन जो है वो, इसमें क्या राइट्स आए, ठीक है, वो सॉरी क्या एक्ट्स आए कि उसको रोका जा सके या ये इंश्योर किया जा सके कि डिफेक्शन जो है वो जेन्युइन है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे है, किसी पर्सनल गेन के बेसिस पे नहीं है।
ठीक है, ये सब इंश्योर करने के लिए क्या क्या ओवर अ पीरियड ऑफ एक्ट्स आए, और कैसे वो दे आर नॉट वेरी यू कैन से सफिशिएंट और वेरी सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग डिफेक्शन। ठीक है, फिर कोलिएशन आ जाता है। हमारी जो रिसेंट सेंटर गवर्नमेंट है वो भी कोलिएशन की है। ठीक है, तो वो कोलिएशन गवर्नमेंट है, तो कैसे कोलिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आ जाता है। फिर इलेक्टोरल सिस्टम क्या है इंडिया का वो आ जाता है। तो व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स ये आ जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हुआ ये आ जाता है। रीजनलिज्म का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में ये आ जाता है। कम्युनलिज्म का क्या रोल है ये आ जाता है। कास्टिज्म का क्या रोल है ये आ जाता है। टेररिज्म कैसे हमारे लिए अफेक्ट करता है ये आ जाता है। तो ये सब जो है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करनी। जब हम यूनिट 1 डिस्कस कर लेंगे देन विल कम टू यूनिट 2, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जब हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा में क्या था, जब टू कंट्रीज, यूएस, यूएसएसआर, ये दोनों ही अपने आप को बेहतर मानती थी कि मैं यूएसए, यूएसएसआर मानता था कि मैं यूएस से बेहतर हूँ, और यूएस मानता था कि मैं यूएसएसआर से बेहतर हूँ। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में एक कोल्ड वॉर चला रहता था। कोल्ड वॉर क्या होता है कि दे वर नॉट कन्फ्रंटिंग ईच अदर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, बट बाकी हर तरीके से, ट्रेड से, ठीक है, मशीनरी, सॉरी, कंपटीशन से एक दूसरे को, इन सब से एक दूसरे को एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, या एक दूसरे के खिलाफ ट्रेड वगैरह से लड़ना, ये सब जो होता है वो कोल्ड वॉर में आ जाता है। कि डायरेक्टली ऑन ग्राउंड जो है हम लोग अम्यूनिशन आर्म्स से नहीं लड़ रहे हैं, बट बाकी जितने भी एरियाज हैं, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इन सब से लड़ रहे हैं। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा था कि यूएसएसआर जो था वो यूएस से ज्यादा डेवलप कर रहा था। तुमको ये पढ़ना है कि व्हाट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, जब वो इतना अच्छा ग्रो कर रहा था। ठीक है, फिर जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बाइपोलैरिटी भी कोलैप्स हो गई। बाइपोलैरिटी कोलैप्स होने की वजह से क्या हुआ, यूनिपोलार हो गया हुआ। ठीक है, यूनिपोलारिटी आ गई, यूएस डोमिनेंस हो गई वर्ल्ड में। ठीक है, यूएस जो था वो इकलौता डोमिनेंट पावर बन गया वर्ल्ड में। उसके बाद क्या आता है, ऑल्टरनेटिव सेटअप सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। फिर धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स इमर्ज हुए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर के। चाइना हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, सो ऐसी जो कंट्रीज हैं वो हो जाती हैं वो इकोनॉमिक अल्टरनेटिव सेंटर। इंडिया हो गया, ठीक है, वो हो जाते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव सेक्टर। फिर आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिपोलर वर्ल्ड। तो यूनिपोलर जब मतलब जब यूएसए की डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी, तो यूएसआर डब्ल्यूएचओ का वो सॉरी डब्ल्यूटीओ का क्या रोल था, यूएनएचआरसी का क्या रोल था, यूएन क्या रोल प्ले कर रहा था। तो ये सब जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड में इन सब की क्या रोल था ये आ जाता है। ठीक है, फिर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है। क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, जब भी हम किसी कंट्री से रिलेशन करते हैं तो इसलिए नहीं रिलेट करते हैं कि हमारे अच्छे टर्म्स हैं या हमारी गपशप अच्छी चल रही है। हमारे किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन होते हैं उसके रिसोर्सेस के बेसिस पे। ठीक है, कि वहाँ ऑयल अच्छा है, वहाँ मिनरल्स अच्छे हैं, ठीक है, वहाँ लेबर अच्छी है हमारे लिए, वहाँ लैंड ज्यादा है। तो ऐसे जो है वो हमारे इंटरनेशनल में रिलेशंस होते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंट्रीज के बीच में रिलेशंस होते हैं। सो ऐसे में एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनके बारे में पढ़ना। फिर आ जाता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या था, फिर हाउ इट अफेक्टेड द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और कल्चर ऑफ एन रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि इसके बारे में डिबेट्स क्या क्या है। फिर आ जाते हैं हम यूनिट 3 पे। तो जब हम यूनिट 3 की बात करेंगे तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन मतलब क्या है, इंटरनेशनली जो इंडिया क्या फॉरेन पॉलिसी जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है फॉरेन पॉलिसी, इसका मीनिंग क्या है और इट्स डिटरमिनेंट्स। ठीक है, फिर फॉरेन पॉलिसी क्या है इंडिया की, फिर नेशनल इंटरेस्ट कहाँ लाई करते हैं इंडिया की, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हमारे फॉरेन पॉलिसी के। वन ऑफ द बेसिक वेरी फेमस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी इज पंचशील। ठीक है, तो पंचशील जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे। फिर नाम का क्या रोल है, नाम क्या होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो जब हमारा इंडिपेंडेंस जब हमने गेन किया था तो द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू टू सुपर पावर्स। ठीक है, एक तो यूएस, दूसरा यूएसएसआर।
सो वी वर नॉट इन अ पोजिशन कि हम किसी भी कंट्री से लड़ सकें या फिर किसी भी कंट्री को खुला ओपन सपोर्ट कर सकें. सो वी डिसाइडेड टू गो विद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कि वी वोंट अलाइन विद एनीवन, वी डोंट एग्री विद यू ऑल्सो, वी डोंट एग्री विद यू ऑल्सो. ठीक है, सो वो हमारा नाम हो जाता है. तो और ये जो था वो इंडिया ने बहुत अच्छी चीज जो थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया था उस टाइम पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वर गेनिंग इंडिपेंडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे वर नॉट इन पोजिशन टू सपोर्ट और फाइट अनदर वन. ठीक है, क्योंकि उनके पास सिंपली वो सब रिसोर्सेस ही नहीं थे. सो दैट वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इंडिया केम अप विद. फिर इंडिया रिलेशंस विद मेजर सुपर पावर्स, तो इंडिया के क्या रिलेशंस हैं मेजर सुपर पावर से? यूएस से, रशिया से, चाइना से. फिर पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक तो हमारा इमीडिएट नेबर है, और सबसे ज्यादा हमको जो प्रॉब्लम होती है वो पाकिस्तान से ही होती है व्हेन इट कम्स टू आवर फॉरेन पॉलिसी. फिर आ जाता है हमारा इंडियन पॉलिसी, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी इन 21st सेंचुरी. तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है 21st सेंचुरी में, ये आ जाता है. ठीक है, तो व्हाट इज इंडियाज रोल इन यूएनओ? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का क्या रोल है? जैसे यूएनओ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो जो वी कैन से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो बहुत प्रमोट करती हैं कि वी शुड फॉलो डेमोक्रेसी एंड दिस एंड दैट. दैट डजंट हैपन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर 5 कंट्रीज जो सारे डिसीजंस लेती है. ठीक है, वो कोई भी डिसीजन 200 कंट्रीज के बिहाफ पे वीटो कर देती हैं या ले लेती हैं, विच इज नॉट डेमोक्रेटिक. ठीक है, विच इज नॉट डेमोक्रेटिक. सुनने में भी वो डेमोक्रेटिक नहीं है, और रिटिंग में भी वो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है. सो व्हाट इज इंडियाज रोल इन दैट? ठीक है, हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू पुश फॉर रिफॉर्म्स इन दैट. तो ये जो है वो इंडियाज रोल इन यूएनओ आ जाता है. फिर इंडिया एंड सार्क आ जाता है. इंडिया एंड सार्क पहले बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, बट आफ्टर नरेंद्र मोदी सेकेंड टर्म सार्क की जो इंपॉर्टेंस थी, या फिर वी कैन से उरी अटैक और आर सर्जिकल स्ट्राइक, सार्क की जो इंपॉर्टेंस थी वो थोड़ी कम हो गई है. बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि सार्क इज मोस्टली बेस्ड ऑन आर इमीडिएट नेबर्स. ठीक है, तो जो इंडिया है वो इंडिया एंड सार्क की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है. फिर व्हाट आर आर रिलेशंस विद मिडिल ईस्ट? ठीक है, मिडिल ईस्ट से हमारे रिलेशंस क्या है? तो मिडिल ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर? क्योंकि it has the most important thing a country needs, which is oil. ठीक है, जो फ्यूल की नीड जो है वो हमारी मिडिल ईस्ट फुलफिल करता है. तो इंडिया के मिडिल ईस्ट से क्या रिलेशंस हैं वो डिस्कस करना है. फिर व्हाट आर इंडियाज पॉलिटी टुवर्ड्स अरब कंट्रीज? ठीक है, सो ईरान के साथ क्या रिलेशंस हैं, इसराइल एंड पैलेस्टीन के साथ क्या रिलेशंस हैं, ये सब हमें डिस्कस करना है. सो वी कैन सी कि अरब कंट्रीज का जब यहाँ पे बात की गई है, सो मोस्टली जो है यहाँ पे रिलेशन जो है वो रिस्ट्रेन्ड ही हो, मतलब स्ट्रेन्ड ही है, बिकॉज ऑफ द, not because we don't want good relations with them, but because of the internal situations happening there. ठीक है, so what is our policy towards that, वो आ जाता है. फिर यूनिट 4 आ जाता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू अरुणाचल प्रदेश. एंड देन विद दिस आवर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे पहले मीनिंग, नेचर एंड स्कोप कि ये क्या होता है. उसके बाद वी कम टू डिफरेंस बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, फिर कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इंडिया में. ठीक है, फिर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या दोनों में what are their features. ठीक है, then what is 73rd and 74th Constitution Amendment Act 1992. ठीक है, सो ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट रहता है. देन स्टेट कंट्रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो हाउ स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आ जाता है नेक्स्ट हमारा. उसके बाद मेजर ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो व्हाट आर द मेजर ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आ जाता है. ठीक है, फिर असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन 1945 का एक्ट आ जाता है. ठीक है, व्हाट इज डेइंग एरिंग कमेटी रिपोर्ट, ये आ जाता है 1964. फिर नेफा आ जाता है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसीज का जो वो है वो आ जाता है. फिर उसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है, पंचायत राज रेगुलेशन एक्ट 1964. उसके बाद जब हम ये डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वील हैव टू डिस्कस आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997. ठीक है, उसके बाद फाइनली नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है उसका क्या रोल है ये डिस्कस करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईस्टर्न, हमारे जो कंट्री के ईस्टर्न एरिया है उसके लिए डेवलपमेंट के, एंड इट्स रोल इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, सो ये डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है दैट इज वेरी फ्रजाइल.
वाई दैट इज फ्रजाइल इज बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, क्योंकि कहीं भी डेवलपमेंट करने के लिए प्लेन्स में डेवलपमेंट इज वेरी इजी, ठीक है, आप पेड़ काटिए डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट माउंटेन्स तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो सब जो है वो हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इट्स रोल इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन, ठीक है। तो ये दैट्स आवर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। और उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज भी दूंगी एंड विल आल्सो डिस्कस वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दिस। सो ताकि हम जो है जब आंसर राइटिंग की बात आए तो अच्छी हो सके, और हमारा जो एमसीक्यू है उनके में आदत पड़ सके। तो एंड आई विल आल्सो बी अवेलेबल कि अगर आपको कोई क्वेरीज है या कोई प्रॉब्लम है, सो आई विल आल्सो बी आंसरिंग दैट, एंड देयर विल बी रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशन, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके किसी भी चीज में, या फिर कोई डाउट सेशन रख लेंगे अगर डाउट्स हो तो डाउट क्लियर करवा करने के लिए। अ, अगर रेगुलर आप चाहेंगे तो रेगुलर रखेंगे, और अगर आप चाहें या फिर किसी दिन ज्यादा डाउट्स लगेंगे मुझे तो उस दिन सेशन रख लेंगे। तो विद दैट आई विल फिनिश टुडे एंड सी यू, थैंक यू।